अ बर्ड केम डाउन द वॉक। दोस्तों ये नज़म लिखी है एमिली डिकिंसन ने। वो कहती हैं अ बर्ड केम डाउन द वॉक, कि एक परिंदा नीचे उतरा उड़ता उड़ता, द वॉक उस रास्ते पर जहां पे चलते हैं, यानी जहां पे लोग चलते हैं उस रास्ते पर एक परिंदा उतरा उड़ता उड़ता। ही डिड नॉट नो आई सॉ, उसे नहीं पता चला कि मैंने उसे देख लिया। ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हेल्स एंड एट द फेलो रॉ, उसने एक कीड़े को जिसको एंगल वॉर्म कहा जाता है उसको काट कर टुकड़ों में कर दिया। हेल्स का मतलब टुकड़े, उसको काट कर टुकड़ों में कर दिया और उसको फिर पूरा का पूरा कच्चा ही खा लिया। एंड एट द फेलो, यानी अपने साथ वाले को, फेलो मतलब कहते हैं दोस्त को, लेकिन यहाँ पे वो दोस्त तंजन कहा जा रहा है, असल में वो दोस्त नहीं है, यानी अपने साथ वाले को कच्चा ही खा लिया। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू, उसके बाद उसने ड्यू का एक कतरा पिया। ड्यू दोस्तों उन वाटर वेपर्स को कहा जाता है जो जो घास के ऊपर आ जाते हैं रात के वक्त और सुबह के वक्त वो घास गीली होती है, तो उसको ड्यू कहा जाता है, जिसे उर्दू में कोसे कज़ा कहा जाता है। उसने उसका एक कतरा पिया फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, अपने आसपास वाली घास से। एंड देन होप्ड साइडवाइज टू द वॉल टू लेट अ बीटल पास, उसके बाद उसने हल्का सा जंप किया और दीवार की तरफ हो गया ताकि एक बीटल जो कीड़ा है वो गुजर सके। ही ग्लैंस्ड विद रैपिड आइज, उसने अपनी फुर्तीली आंखों से देखा। दैट हरिड ऑल अराउंड, वो आंखें हर तरफ बड़ी तेजी से देख रही थीं। दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स, और वो जो आंखें हैं वो डरे हुए छोटे छोटे दानों की तरह लग रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, यानी जो राइटर है, जो एमिली डिकिंसन है, वो ये सोच रही है कि ये डरा हुआ है इसलिए यहाँ वहाँ इतनी तेजी से देख रहा है। ही स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड, और उसके बाद उसने अपना जो वेलवेट जैसा जो सर था वो घुमाया। लाइक वन इन डेंजर कॉशियस, जैसे कि एक बंदा खतरे में होता है और वो बड़ा मोहतात होता है। आई ऑफर्ड हिम अ क्रम, मैंने उसे एक ब्रेड का टुकड़ा पेश किया या उसे दिया। दोस्तों ये अपने बारे में कह रही है कि मैंने इस अंदाज से दिया कि जैसे एक बंदा डरा हुआ होता है ना, बड़े मोहतात तरीके से उसको एक ब्रेड का टुकड़ा मैंने दिया। एंड ही अनरोल्ड हिज फेदर्स, और उसके बाद उसने अपने पंख खोले। एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, और स्मूथली सॉफ्टली उड़कर अपने घर चला गया। देन ओर्स डिवाइड द ओशियन टू सिल्वर फॉर अ सीम, उसका उड़ना जो था वो इतना सॉफ्ट और स्मूथ था कि जिस तरह एक चप्पू पानी के अंदर जाता है बगैर कोई हलचल किए, उससे भी ज्यादा स्मूथ। ओर्स कहते हैं चप्पू को, और डिवाइड द ओशियन का मतलब है पानी के अंदर जाना। टू सिल्वर, सिल्वर मतलब स्मूथ, कि जिस तरह वो स्मूथली पानी के अंदर जाता है उससे भी ज्यादा स्मूथली वो उड़कर गया। और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून लीप फ्लैशलेस एज दे स्विम, और उसका जो उड़ना है वो दोपहर के वक्त तितलियों के उड़ने से भी ज्यादा स्मूथ था। दोस्तों यहाँ पे बटरफ्लाइज के लिए वर्ड यूज किया गया स्विम। हालांकि आपको पता है कि तितलियां जो हैं वो तैरती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हवा में तैरने की बात की जा रही है कि जिस तरह तितलियां हवा में तैरती हैं स्मूथली, बगैर हलचल मचाए ज्यादा, इससे भी ज्यादा स्मूथली वो उड़कर गया। दोस्तों अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स बोलकर समझाऊंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, कि बताएं कि कहाँ पे इस नज्म के अंदर पर्सोनिफिकेशन का बताया गया है। हाउ डज इट इनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड, और कैसे वो जो मिसाल है पर्सोनिफिकेशन की वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है परिंदे के बारे में। दोस्तों पर्सोनिफिकेशन कहते हैं किसी चीज को इस तरह ट्रीट करना कि जैसे वो एक पर्सन है, यानी उसको इंसान की तरह ट्रीट करना। तो इस नज्म के अंदर जो परिंदा है उसको इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो जो मिसालें हैं जैसे खाना पीना घर जाना, ये सारी चीजें एक पर्सन के बारे में बताई जाती हैं। एक इंसान जो है वो खाता है पीता है घर जाता है, लेकिन इस तरह परिंदे के बारे में भी बताया जा रहा है जो कि एग्जाम्पल्स हैं पर्सोनिफिकेशन की। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इनहेंस करती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह कि हमें उसके एक्शंस का पता चलता है कि वो कर क्या रहा है, वो खा रहा है पी रहा है वो घर जा रहा है। इस तरह हमें बर्ड के बारे में ज्यादा पता चलता है। डिस्कस द मेटाफर इन द फाइनल स्टैंजा, के आखिरी स्टैंजा के अंदर जो मेटाफर बताया गया है उसको डिस्कस करो। वेयर द बर्ड फ्लाइट इज कंपेयर्ड टू ओर्स डिवाइड द ओशियन, जहां पे परिंदे के उड़ने को इस तरह कंपेयर किया गया है जिस तरह चप्पू का पानी में जाना। व्हाट इफेक्ट डज दिस कंपैरिजन क्रिएट, इससे क्या इफेक्ट क्रिएट होता है इसके कंपैरिजन से। दोस्तों मेटाफर कहते हैं किसी एक चीज को बयान करने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारा लेना। अब यहाँ पे उसके उड़ने को बयान करने के लिए सहारा लिया गया है जैसे चप्पू का पानी के अंदर जाना, इस चीज को कहते हैं मेटाफर। अब मेटाफर की एक और मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप किसी खूबसूरत शख्स के लिए चांद का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, जैसे कि उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए आप कहें कि वो चांद है, तो आपने असल में खूबसूरती बयान करनी है लेकिन आप उसको चांद की मदद से बयान कर रहे हैं, इसको कहते हैं मेटाफर। तो जो आखिरी स्टैंड है उसमें मेटाफर यूज किया गया है ओवर्स डिवाइड द ओशियन, जैसे चप्पू का पानी में जाना यानी परिंदे का जो उड़ना है। और ये इफेक्ट जो है वो ये क्रिएट करता है कि ये एक तो स्मूथनेस का जिक्र करता है कि इतना स्मूथ है, और ऊपर से ये ब्यूटी ऑफ नेचर को, सॉरी ये नेचुरल ब्यूटी को
जाहिर करता है। फाइंड अ सिमिली इन द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द ओवरऑल इमेजरी। दोस्तों सिमिली कहते हैं जब आप किसी चीज को बयान करते हैं दूसरी चीज के जैसा कह के कि ये चीज उस चीज जैसी है, इसे कहते हैं सिमिली। अब सिमिली और मेटाफर में थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं कहूं कि वो चांद है तो यह है मेटाफर, अगर मैं कहूं वो चांद जैसा है तो यह है सिमिली। पिछले क्वेश्चन में हमने मेटाफर को डिस्कस किया था, यानी किसी को एग्जैक्ट वही कह देना जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं कि जैसे वो चांद है, ये मेटाफर हो गया। अगर आप कहें कि वो चांद जैसा है तो यह सिमिली। अब इस नज्म के अंदर हमने सिमिली ढूंढनी है, तो जो फ्रेज है लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स, कि वो ऐसे लग रहा था जैसे डरे हुए छोटे छोटे दाने। तो ये जो फ्रेज है क्योंकि इसमें लाइक का वर्ड आ गया जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन है जैसे, तो यहाँ पे ये सिमिली है, क्योंकि सिमिली कहते हैं सिमिलर चीज को कि वो ऐसे है जैसे कि डरा हुआ इस तरह ना, तो ये हो गया सिमिली। और ये ओवरऑल जो इमेजरी है ना उसको वो इनहेंस करता है, क्लैरिफाई करता है इस नज्म के अंदर। इमेजरी कहते हैं एक ऐसी डिस्क्रिप्शन, एक ऐसी लिखी हुई चीज जिसको पढ़ने के बाद आपके जहन के अंदर इमेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाएं और आप उसके बारे में सोचने लग पड़े। तो ये जो नज़म है ना इसकी एक इमेजरी है, यानी जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो आपके जहन के अंदर ना इमेजेस बनती हैं, इसे इमेजरी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डिकिंसन यूज विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द बर्ड्स एक्शंस। कि कैसे जो डिकिंसन है यानी जो राइटर हैं इस नज़म की, उन्होंने कैसे विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल किया है जो बर्ड के एक्शंस हैं उसकी मूवमेंट्स को बताने के लिए। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, हमने एग्जाम्पल्स देनी है। तो जो फ्रेजेस हैं इसमें, जिस तरह बिट एन एंगल वॉर्म, जिस तरह उसने कीड़े को काट कर दो टुकड़ों में कर दिया, एक ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और दूसरी है ड्रैंक अ ड्यू, यानी उसने कोसे कज़ा का एक कतरा जो था वो पिया, तो ये विजुअल इमेजरी है। अब ये जो विजुअल इमेजरी है ना ये इमेजरी की एक टाइप है। इमेजरी मैंने आपको बताया कि क्या होती है, कि टेक्स्ट को इस तरह पढ़ना कि जैसे आप आपके जहन के अंदर इमेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाए उसके बारे में, यानी आप जब उसके बारे में सोचें उसके बारे में पढ़ें तो इमेजेस बने, आपको वो नजर आए, तो इस नजर आने को विजुअल इमेजरी कहते हैं। ये उसकी फर्दर टाइप है विजुअल इमेजरी। तो ये जो दो मिसालें हमने ली है ना कि कैसे उसने कीड़े को काटा और उसको खाया और उसके बाद उसने पानी का कतरा पिया, जब हम इसे पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारे सामने ही हो रहा है, परिंदा हमारे सामने बैठा है, ये सब कुछ कर रहा है। इसको विजुअल इमेजरी कहते हैं। वट इज द इफेक्ट ऑफ टेक्टाइल इमेजरी इन द फ्रेज ही स्टीयर्ड हिज वेलवेट हेड। कि जो टेक्टाइल इमेजरी है वो इस फ्रेज के अंदर कैसा कैसा इफेक्ट क्रिएट करती है। क्या फ्रेज है, ही स्टीयर्ड हिज वेलवेट हेड, कि उसने अपना वेलवेट जैसा सर घुमाया। इसके अंदर क्या इफेक्ट है, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द टोन ऑफ द पोइम, और कैसे ये जो इमेजरी है टेक्टाइल इमेजरी ये टोन को मुतासिर करती है नज़म की। तो दोस्तों ये जो टेक्टाइल इमेजरी है ना इसे कहते हैं इमेजरी। तो मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा टेक्स्ट पढ़ना जिसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग के अंदर इमेजेस क्रिएट हो जाएं। अब जो इमेजेस है ना जो छूने से रिलेटेड है उसको कहते हैं टेक्टाइल इमेजरी, यानी जो वेलवेट कपड़ा है ना उसकी खासियत है कि जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं ना या उसको देखते हैं तो आपको छूने का मन करता है क्योंकि वो बड़ा सॉफ्ट और मुलायम होता है। इस चीज को कहते हैं टेक्टाइल इमेजरी, कि आपके जहन में वेलवेट कपड़े का आ जाना। तो ये जो टेक्टाइल इमेजरी है ना ये एक सॉफ्ट इफेक्ट आपके जहन में क्रिएट करती है। और ओवरऑल अगर पोइम की बात की जाए तो ये ओवरऑल पोइम को रिलैक्सिंग बनाती है और काम बनाती है। क्योंकि जब नज़म शुरू हुई थी ना वो बड़ी हार्ड थी कि वो परिंदा आया उसने मारधाड़ शुरू कर दी, उसने वो जो कीड़े को काटा खाया, तो ये बड़ी सख्त टोन थी। लेकिन जब एंड पे आते आते इस इमेजरी का जिक्र आया ना, वेलवेट का जिक्र आया, तो टोन बड़ी रिलैक्सिंग हो गई और काम हो गई। सवाल नंबर 6, हाउ डज द मूड शिफ्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पोइम, व्हाट वर्ड्स और फ्रेजेस हेल्प क्रिएट दिस शिफ्ट। कि जो नज़म का मूड है वो कैसे बदलता है शुरू से लेके आखिर तक, और वो कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो हेल्प करते हैं इसे बदलने में। इसका आंसर है द मूड ऑफ द पोइम गोज फ्रॉम ब्रूटल टू पीसफुल। कि जो नज़म का मूड है वो शुरू में बड़ा बेरहम होता है और उसके बाद वो पीसफुल हो जाता है। इन द बिगनिंग, शुरू में, द पोइम टॉक्स अबाउट किलिंग। जो नज़म है वो मारने के बारे में बताती है, जिस तरह उसने परिंदे ने मारा उस छोटे इंसेक्ट को और खा लिया। एंड एट द एंड इट टॉक्स अबाउट ब्यूटी, और आखिर में वो खूबसूरती को बयान करती है कि किस तरह वो बड़ी बड़ी स्मूथली वो उड़ गया। तो ये चीज़ ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मूड जो है वो बेरहमी से पीसफुल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू थिंक डिकिंसन इज ट्राइंग टू कन्वे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। क्या आपको क्या लगता है कि जो डिकिंसन है जिसने ये नज़म लिखी है वो क्या कहना चाह रही है इंसानों के और नेचर के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोइम। आप अपने जो एविडेंस के साथ इस आंसर को सपोर्ट करें। इसका आंसर है डिकिंसन शोज दैट नेचर इज वेरी क्लोज टू ह्यूमंस। कि जो नेचर है वो इंसानों के बड़ी करीब है। द साइलेंट वॉचिंग ऑफ बर्ड्स एक्शंस मींस ह्यूमंस मस्ट रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ द नेचर। के आराम से बैठ के जो डिकिंसन देख रही है कि परिंदा क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि इंसानों को जो नेचर का फ्रीडम है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी नेचर जो कर रही है उसे करने देना चाहिए, बीच में अपनी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8,
हाउ डज द बर्ड्स डिसीजन टू फ्लाई अवे रादर देन एक्सेप्ट द क्रम रिफ्लेक्ट ब्रॉडर थीम्स ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस? कि कैसे जो परिंदे का डिसीजन था कि उसने वो जो ब्रेड का क्रम था वो नहीं लिया, यानी ब्रेड का टुकड़ा जब राइटर ने उसे दिया तो उसने वो नहीं लिया बल्कि दूर भाग गया, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है नेचर के इंडिपेंडेंट होने को? इसका आंसर है द बर्ड फ्लाइज वे इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्रम। कि परिंदा जो है वो दूर भाग जाता है इन बजाय इसके कि वो ब्रेड का टुकड़ा ले। इट शोज दैट नेचर इज फ्री। इससे हमें पता चलता है कि जो कुदरत है वो आज़ाद है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमन, और उसे इंसानों पर इंसार करने की जरूरत नहीं है, यानी नेचर इंसानों के साथ नहीं चलती, वो खुद ही चलती है। सवाल नंबर 9, हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्रूटैलिटी? कि कैसे जो नज्म है वो कुदरती खूबसूरती को और कुदरती बेरहमी को जाहिर करती है। गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से एग्जांपल्स के साथ बयान करें। इसका जवाब है द स्मूथ फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड शोज नेचुरल ब्यूटी। कि जिस तरह परिंदा स्मूथली उड़ के जाता है इससे हमें खूबसूरती नजर आती है। मीनवाइल इसके साथ साथ किलिंग एंड ईटिंग ऑफ एन एंगल वॉर्म शोज नेचुरल ब्रूटैलिटी। कि जो एंगल वॉर्म का मारे जाना और उसका खाए जाना जो है वो कुदरती बेरहमी को जाहिर करता है। आखिरी सवाल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर ऑब्जर्विंग द बर्ड विदाउट बर्ड्स नॉलेज? कि कैसे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि जो स्पीकर है, जो नज्म लिखने वाला है, वो परिंदे को देख रही है उसके नॉलेज के बगैर, यानी परिंदे को नहीं पता कि वो मुझे देख रही है। हाउ डज दिस अफेक्ट द टोन ऑफ द पोएम? कि इससे जो नज्म की टोन है उस पर क्या फर्क पड़ता है? द स्पीकर वॉचेज द बर्ड विदाउट बर्ड्स नॉलेज। के जो लिखारी है वो देख रही है परिंदे को बगैर उसके नॉलेज के, बगैर उसके जाने। इट शोज केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर। इससे हमें पता चलता है कि हमें जो नेचर है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको उसकी केयर करनी चाहिए। दिस मेक्स द टोन जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल। और इससे जो नज्म की टोन है वो आरामदेह बनती है और रिस्पेक्टफुल बनती है। यानी जो लिखारी है वो देख तो रही है कि परिंदा क्या कर रहा है, लेकिन वो उसको रोक नहीं रही जाके, बल्कि वो होने दे रही है जैसे वो कर रहा है। तो ये रिस्पेक्टफुल टोन इससे क्रिएट होती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।